जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तीन दुआएं पढ़ी हैं, तीनों का मतलब पहले समझ लेते हैं और फिर जो बच्चों ने रीज़न ऑफ फेलियर्स लिखवाई हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। आई कैप की रीज़न ऑफ फेलियर्स उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी का प्लान। रब्बी ए मेरे रब, इशरह खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, वयस्सिर और तू आसान फरमा दे, ली मेरे लिए, अमरी मेरा काम, वहलुल और खोल दे, उक़दतन ज़ुबान की गिरा, मिन लिसानी ज़ुबान की गिरा, यफ़क़हू क़ौली जो मैं बात कहूँ वो दूसरे समझ जाएं। ये वाली दुआ आप रूटीन में भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी बात ये आ रही है कि ऐ अल्लाह तू मेरा काम आसान फरमा दे। तो हर किस्म का काम जो भी होगा आसान अल्लाह ताला ने फरमाना है। अगर हम अल्लाह ताला से दुआ मांग कर चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी खुश होगा, हमारा काम भी इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे इस पेपर को भी आसान कर दे। दूसरी दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो अल्लाह ताला हमारे इल्म में भी इजाफ़ा फरमाए, वो दुनिया का हो या दीनी हो, दोनों किस्म का इल्म, और हमें दीनी इल्म हासिल करके उस पर अमल करने की तौफ़ीक भी दे। तीसरी दुआ, रब्बी यासिर, अल्लाह तू आसान फरमा दे, वला तो असर और तू इसमें मुश्किल ना डाल, व तम्मिम बिल खैर और तू इसे मुकम्मल फरमा दे खैर के साथ। तो ये तीन दुआएं इंशाल्लाह मैं रूटीन में क्लास शुरू करने से पहले पढ़ा करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हैबिट एक बन चुकी हुई है मेरी। इंशाल्लाह आप भी इसको सुन सुन के आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह। लें जी, रीज़न ऑफ फेलियर से शुरू करते हैं, फिर प्लान की तरफ जाएंगे। नंबर 1, कुछ स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं पेपर के अंदर। पैनिक होने की रीज़न तैयारी नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती है। प्रैक्टिस नहीं होती है, तैयारी नहीं होती है, एक लैक ऑफ प्रैक्टिस, एक क्या ने सिलेक्टिव स्टडी। पेपर देखते हैं तो पेपर नज़र आता है 20 मार्क्स का पेपर आता ही नहीं है, 20 मार्क्स का पेपर आता ही नहीं है, और वहाँ पर ही क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो ये वाला काम तो हमें पहले सोचना चाहिए कि ये पेपर में हो सकता है कि हम सिलेक्टिव स्टडी करें ही ना। मुश्किल चैप्टर्स, आसान चैप्टर्स तो हिस्सा है ना। तो अगर हम मुश्किल चैप्टर को छोड़ देंगे कि यार ये मुझे नहीं समझ लग रही, तो उससे होगा क्या? उससे यही काम होगा कि आप पेपर में जाके पैनिक हो सकते हैं। और इसी तरीके से हम 2 या 3 चैप्टर अगर मुश्किल होंगे और 2 या 3 चैप्टर को ऐसे करेंगे, सिलेक्टिव करके छोड़ देंगे, तो पेपर तो एग्जामिनर ने पूछना ही है, उसमें तो आना ही आना है, और हम फिर पैनिक होके अपने आप को क्या कर लेंगे, फेलियर की तरफ ले जाएंगे। पैनिक होने से अगला मसला पेश आता है कि जो सी चीज़ आती होती है वो भी नहीं आती है फिर, और फिर जो सा पेपर आप कर भी सकते होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। पैनिक होने की एक और बड़ी रीज़न है टाइम मैनेजमेंट इन द पेपर। आप लेंथी वे आउट से सॉल्व करते हैं, या फिर R2 का पेपर एक लेंथी पेपर होता है। नो डाउट R2 का पेपर इज़ अ बिट लेंथी पेपर। आप भी तो अच्छे सीनियर हो चुके होंगे ना CA के अंदर। मीन्स R2 एक सेकंड लेवल पर जाकर पेपर आता है, तो डेफिनेटली वो एग्जामिनर ये सोचता है कि आप लोग सीनियर हो चुके होंगे, और सीनियर हो गए तो फिर सीनियर टॉपिक्स भी आने चाहिए और उसको डील करना भी आना चाहिए। जो तो उसको कॉप अप कर लेता है, रूटीन में स्टडी करता है, डेली बेसिस पर आता है, पेंडिंग लेक्चर्स नहीं करता है, वो तो कंटिन्यूटली में आकर पढ़कर क्या कर जाता है, पेपर पास कर जाता है। और जो रूटीन में नहीं आता, कहता है अच्छा
बाज़ औक़ात पोस्ट वाले स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर अगर पहले से पढ़ा हुआ है, यार ये टॉपिक मुझे आता है, रहने देता हूँ, क्या करना है आज जाके, फिर कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो भी समटाइम्स छोड़ देता है अगर लेक्चर, तो वो कहता है यार मैं लेक्चर देख लूँगा, कल नहीं जाऊँगा तो मुझे शायद समझ नहीं लगेगी। यही काम होता है कि एक छुट्टी हो गई, फिर 2 दिन का इकट्ठा हुआ, फिर वही चीज़ 3 दिन की इकट्ठी हुई, तो फिर वो पेंडिंग होते होते क्या हो जाता है, बात कहीं की कहीं निकल जाती है। हालांकि ज़्यादातर चैप्टर जो हैं वीक के अंदर ख़त्म हो जाने वाले हैं, या तो कोई दूर बहुत बड़े चैप्टर 2 वीक से जाता है। तो अगर बच्चा अगर एक छुट्टी भी कर लेता है तो क्या अगला टॉपिक शुरू नहीं होना, उस दिन पूरी समझ नहीं लगेगी, आधी तो लगेगी। ये तो हो नहीं सकता कि जी पूरी बिल्कुल ही एक बंदा आकर बैठे और उसे कख पर लेना पड़े, पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो तो 1-2 क्यूरीज पूछ लो टीचर से कि सर इसका क्या मतलब है, सर थोड़ा सा गुस्सा खाएंगे ज़्यादा कल भाई छुट्टी क्यों की है, और तो कुछ नहीं होगा, या ये मैंने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, या हो सकता है वो सर अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट हो तो रिपीट भी हो जाए, टीचर रिपीट भी करवा सकता है अगर आप तरीके से चल रहे हैं तो। सम टाइम्स होता है कि बहुत ज़रूरी आपको छुट्टी करनी पड़ जाती है, अदरवाइज बस जिसे कहते हैं ना एक दिल की को सुकून देने के लिए छुट्टी कर लेता है बंदा, नहीं यार आज नहीं दिल कर, आज मौसम अच्छा है, आज चिप्स खाने चलते हैं, तो मौसम अच्छे के अंदर क्लास छोड़ते हैं और फिर वो मौसम अच्छा आई कैप करता है, फिर आप कहते हैं मुझे क्यों निकाला। तो ये सिचुएशन आ जाती है। तो पैनिक की एक सबसे बड़ा हल है प्रैक्टिस, पैनिक ना होने का, और प्रैक्टिस करने का तरीका कार है, उसको अच्छे तरीके से कर लो बच्चों। पास पेपर जब भी कोई होमवर्क में मिले या आई कैप की जो क्वेश्चंस हैं, कौन से वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चन या दूसरे वाले, स्टडी टेक्स्ट के हाई लेवल के पास पेपर्स ही हैं, ठीक है, वो जब आप कर रहे हो ख़ास तौर पे वो लाजमी तौर पे खुद करने हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम जो स्टडी टेस्ट है उसको भी बिल्कुल साइड पर कर देते हैं, स्टडी टेक्स्ट को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो कोई एक तो काम करना, स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल 100% हो, चाहे पढ़ी हो, कॉन्सेप्ट जस्ट सीखा हो उसमें से कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। पास पेपर में क्या सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, नहीं होंगे, एग्जामिनर हमेशा बचा के कुछ ना कुछ रखता है, या उसका बताने का अंदाज चेंज हो जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उस चीज़ को अप्लाई भी कर सकते हैं। एक वक्त था, ये अभी 2-3 दिन पहले चेंजेस आई हैं कि जी ओपन बुक ख़त्म कर दिया, देयर आर चांसेस कि ओपन बुक को रिवर्स हो जाए। जब ओपन बुक के हिसाब से चलना था, मैं उसी हिसाब से मैं तो बच्चों को बता भी देता था कि ये कैसे होना है, देख देख के कैसे होना है, ठीक। मैं अब भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि देख के करना है तो कैसे करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी चेंज आई है, हो सकता है महीने बाद रिवर्स भी हो जाए, या 2 महीने बाद रिवर्स भी हो जाए। तो जो सी चीज़ मैं स्टैंडर्ड से आपको करवा रहा हूँगा वो स्टडी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, और अगर चीज़ स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है तो स्टडी टेक्स्ट से डायरेक्टली देख ली जाए या स्टैंडर्ड से देख ली जाए, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। स्टैंडर्ड से दिखाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किधर लिखी हुई है, कैसे पढ़ना होता है, इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ना कैसे है। तो मेरा तो आदत यही थी कि मैं स्टूडेंट्स को डायरेक्टली स्टैंडर्ड से दिखाता था, इसको ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसी चीज़ ढूंढनी है पेपर के अंदर। अब मुझे डुप्लीकेट चलना होगा कि स्टूडेंट याद भी कर रहा हो, और अगर ओपन बुक दोबारा से आ जाती है तो हम उसके लिए भी 100% तैयार बैठे हैं। आगे चीज़ आ गई आपकी लास्ट मंथ की रिवीजन। आप इम्प्रॉपर रिवीजन करते हैं, सिलेक्टिव स्टडीज़ के अंदर भी चले जाते हैं। भले आप
क्लास वर्क को उठा के सिर्फ देख लो। आसान टॉपिक है या रेपिटेशन में नहीं होने वाला है, तो क्लास लेक्चर को क्या करो, देख लो, तो उसके अंदर चीज़ें आपकी डिस्कस हो जाएंगी प्रॉपरली, खाली ना छोड़ने। सर ऐसा भी हो रहा होता है कि लास्ट मंथ में कोर्स कवरेज के चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ, अब अगर आप ये कहेंगे कि आखिरी महीने में 30 लेक्चर पेंडिंग हैं, तो फिर या 35 लेक्चर पेंडिंग है, फिर तो कोई और हाल ही नहीं है। तो उसका एक छोटा सा तरीका कार ये है कि आप एनरोल ही फिजिकल में हो जाए, मिट्टी पाओ ऑनलाइन को। अगर खुदा ना खास्ता कोई लेक्चर पेंडिंग रह जाता है, खुदा ना खास्ता, तो फिर किसी दोस्त से कर ले या फिर उस वक्त ले लो, उस वक्त अपना एडमिशन किसके अंदर करवा लो, लेकिन अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो कि रेगुलर पढ़ना है। भले आपने पढ़ा हो, फिर भी कोई ना कोई वजह तो है फेलियर की। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक टीचर एक तरीके से करवा रहा है, दूसरा टीचर दूसरे तरीके से करवा रहा है। मसलन मेरी एक आदत है, मैं अक्सर चीज़ों को टी अकाउंट फॉर्म में करवा रहा होता है, कोई स्टेटमेंट फॉर्म में करवा रहे होते हैं। ठीक, मेरे नज़दीक सबसे अच्छी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग टी फॉर्म से होती है। टी फॉर्म से 2-3 चीज़ें हो जाती हैं, जर्नल एंट्री की जर्नल एंट्री हो जाती है, वर्किंग की वर्किंग हो जाती है, और कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्या एंट्री से बड़ा कोई कॉन्सेप्ट होगा या टी काउंट से बड़ा कॉन्सेप्ट होगा? कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उससे आगे की तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो मेरी ज़्यादातर आदत होती है कि मैं कॉन्सेप्ट किस में दूँ, टी काउंट में दूँ। उससे जर्नल एंट्रीज भी हो जाती हैं, पेपर का एक सवाल, दूसरा सवाल अगर टी काउंट लेजर बनाने को कह देता है वो भी हो जाता है, तीसरा सवाल एक्सट्रैक्ट्स भी बन जाते हैं, मीन्स एक्सपेंस का भी एक्सट्रैक्ट उसमें से निकल आता है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी उसी में से निकल आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है समटाइम्स ये लेंथी वे आउट है, समटाइम्स टी अकाउंट, लेकिन बाद में जब दोबारा से देखते हैं कि यार उधर वर्किंग कितनी करनी पड़ रही है और इधर वर्किंग कितनी करनी पड़ रही है टी अकाउंट के जरिए, तो एक जैसी होती है। एक तीर से अगर 4 शिकार होते हों तो 4 कर लेने चाहिए। ठीक, तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपने पहले से पढ़ा हो तो हो सकता है मैं उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टी अकाउंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, लास्ट मंथ रिवीजन, ये वाली बात हो गई। आप कोर्स कवरेज साथ साथ करेंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारा एंडिंग टाइम इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि मैं आपको 3 फरवरी तक प्री वाला कोर्स 100% और इंक्लूडिंग पोस्ट तकरीबन 8 से 10 तारीख तक इंशाल्लाह 100% कोर्स कवर करवा रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट लेंथी पेपर होता है, कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ों को शॉर्टकट वे आउट में भी करने की। कुछ चीज़ें होती हैं एक ही चीज़ टेबल फॉर्म में बनाकर और वही चीज़ फार्मूले के ज़रिए, तो कोशिश करेंगे इस तरह की चीज़ें भी, कोई दरमियान में मस्तियाँ करने की कोशिश करें कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हो सकें। इसके अलावा मेरी एक आदत है कि जब मैं जो उनसे क्वेश्चंस करवा रहा होता हूँ पास पेपर्स पे जब पहुँचता हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस का अंदाज़ वो स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स पर पेपर में करना है। कुछ लोग करते हैं कि पहले वर्किंग शुरू कर देते हैं कि चलो देखते हैं वर्किंग करते हैं, नहीं, मेरी कोशिश होती है जैसे पेपर का स्टाइल होना चाहिए वैसे करवाऊँ। मीन्स मेरा स्टाइल है कि आपको सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन का फॉर्मेट बना देना चाहिए। वंस यू हैव मेड द फॉर्मेट देन फिर चीज़ें बाकी सेकेंडरी चीज़ें, और बाज़ औक़ात आप उस फॉर्मेट के ऊपर ही डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं। तो हम इंशाल्लाह उस तरीके से भी देख रहे होंगे कि आपकी ये वाला मसला जो है टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाए। उतनी देर में आपका क्वेश्चन हो जाए जितनी देर में आपका क्वेश्चन डिज़र्व करता है होने में। पेंडिंग लेक्चर
का हल मैंने आपको दे दिया है। लेंथी मेथड्स जो हैं ये हल इंशाल्लाह क्लास के अंदर मिलेगा। टॉपिक टू टॉपिक, हर टॉपिक के अंदर एक डिफरेंसेस होते हैं, उसको उस टॉपिक के हिसाब से करना होता है। कोर्स आउटलाइन आप लोग देखते ही नहीं है, इसकी डिस्कशन उसके ऊपर आएगी। अटेम्प्टिंग स्किल्स ये क्लास के अंदर इंशाल्लाह हर टॉपिक के हिसाब से डिस्कस हुआ करेगी कि आपको पेपर सॉल्व करना है तो कैसे करना है, लेफ्ट पेज से स्टार्ट करना है, राइट पेज से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। इनएफिशिएंट प्लानिंग, आपको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, ये भी हर टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस होगा। इसमें क्या करने लगा था मैं, हाँ, पास पेपर को सॉल्व कैसे करना है, होमवर्क कैसे करना है। एक पास पेपर है 16 मार्क्स का, तो इसका मतलब है इसके ऊपर मिनट्स दरकार हैं कितने, रफली 27 से 29 या 30 लगा लें मैक्सिमम। हर क्वेश्चन जो है आप पास पेपर का टाइम वॉच चला के करें। आप अपने पास लिख लें मैंने स्टार्ट इतने पे किया था और एंड इतने पे कर रहा हूँ, और साथ दरमियान में एनालिसिस करें कि आपका 30 मिनट पर कितना हो चुका हुआ है क्वेश्चन। क्या ये 50% मार्क्स हो चुके हुए हैं, अचीव हो जाएंगे इससे 50%? अगर तो अचीव हो जाएंगे दैट्स इट्स ओके, लेकिन अगर अचीव नहीं होंगे तो फिर आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो R2 दे रहे हैं उन्होंने लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ बेटा CM में। उसमें क्या होता है, पहली चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है, आहिस्ता 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 टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यू हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट ओवर हियर। आप पास पेपर पहला करेंगे, हो सकता है 45 मिनट ले जाए, 50 मिनट ले जाए, 60 मिनट हो सकता है ले जाए। उसको क्या करना, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके रिड्यूस करना है, विद इन ड्यू टाइम पर लेकर आना है। कम से कम 70-80% पेपर का क्वेश्चन का इसके अंदर हो रहा हो, ताकि अगर आप ICAP के पेपर में 70-80% कर कर छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को, तो आपके मार्क्स 50% प्लस आ रहे हैं। और पेपर पूरा करना इज द की टू पास, सारे क्वेश्चंस करना की टू पास है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपना शार बना लें, इसी तरीके से काम किया करें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोबाइल फ़ोन की जान छोड़ दें काइंडली। अपना फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, और एक और चीज़ भी होती है स्नैपचैट, और एक और चीज़ भी होती है हाँ, इंस्टा, और भी होती हैं, कुछ गेमों के शौक वाले भी होते हैं, पबजी। तो ये वाली चीज़ों से ना अपना जान छुड़ा लें। आप 1.5-2 घंटे लगा के खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, और स्टडी की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। और दूसरी चीज़, काइंडली रात को स्टडी छोड़ दें, दिन के वक्त स्टडी करना शुरू कर दें। स्टडी टाइमिंग चेंज कर लें। हम लोग रात को कानों में हैंड्स फ्री लगाकर और FAR2 कर रहे होते हैं, कोई FAR1 कर रहा होता है, कोई CM में कर रहा होता है, और कुछ स्टूडेंट्स तो शायद ऑडिट और बीला भी कर लेते हो। तो हल्का हल्का सा म्यूज़िक साथ साथ चल रहा हो जागने के लिए। तो काइंडली एक तो शैतानी काम, ऊपर से अगला शैतानी काम, तो दो शैतानी काम इकट्ठे ना किया करें। तो ये है कि आप अपनी टाइमिंग जो है दिन के वक्त कर लें, और जब नींद आए, क्लास में बच्चे सो रहे होते हैं, क्यों सो रहे होते हैं, क्यों नींद आ रही होती है बहुत ज़्यादा, रात को नींद पूरी नहीं की होती। 3 बजे सोएंगे, 4 बजे सोएंगे, सुबह 9-10 बजे क्लास होगी, 11 बजे क्लास होगी, तो भी नींद नहीं खुलनी है। हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में तो रहने वाले के लिए बहुत अय्याशी वाली काम है,
वो तो बहुत अच्छा सा प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि उसने खुद मैनेज करना है अपनी टाइमिंग्स को। पिंड से आता है, वहाँ पर सुबह फजर की नमाज डंडा पढ़ा के भी पढ़ाते हैं, और इत्थे आ गए 4 बजे फजर की नमाज तो पहले सो जाना सी। ऐसे ही होता है। तो घरों में के अंदर फुल टाइम सुबह 6 बजे 7 बजे बैठ जाते हैं पढ़ने, और उस वक्त की इफेक्टिव स्टडीनेस जो है वो 2 घंटे आपका पढ़ा हुआ एक वक्त में बाद के 4 घंटे, रात के 4 घंटे के बराबर है। रात को 12 बजे के बाद तो मेरा ख्याल है दिमाग सुन हो जाता होगा, काफ़ी हद तक सुन हो जाता है। और जैसे जैसे टाइम आगे जाता है हम लोग जाग कर ये कहते हैं हमने पढ़ना है, हालांकि हम पढ़ नहीं रहे होते इफेक्टिवली। उससे बहुत बेहतर है सुबह उठें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़कर थोड़ा सा कुरान जीत पढ़ें और बैठ जाएं स्टडी करना। उस वक्त चाय पी लो, उस वक्त जागने के लिए चाय पीते कुछ होता है? सुबह फजर की नमाज के बाद उस वक्त कॉफ़ी पी लो जो रात को पीनी है, बचा के रख लो। फिर अगला बहाना हो सकता है कि जनाब रात के वक्त तो चाय मिल जाती है, सुबह नहीं मिलती है शायद हॉस्टल वालों को। तो उसका भी हल है, मैं हॉस्टल में अरसा गुजारा है, तो बड़ा आसान सा हल है, एक हीटर लेके रख लो, एक देगची लेके रख लो। तो वो अलाउ नहीं होता। मेरे पास और हल है, एक केतली लेके रख लो, इलेक्ट्रिक केटल, वो कोई नहीं रोकेगा। हर चीज़ का हल मौजूद है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से वास्ता जैसे पैना है ना, उन्हें हल कट देना है, ठीक है? आप करने वाले बन जाएं। असल चीज़ है अपने आप को चेंज कर लो, हल निकल आएंगे। ठीक, फिर कहेंगे बड़ी महंगी है, 3, 4, 5 हज़ार की कौन ले? 4 दोस्त मिलके ले लो, 1000 खर्च लो। हॉस्टल में 4 बच्चे हैं तो चारों ने इस्तेमाल करनी है ना, चुप करके ले लो। अब सुबह उठो, दोपहर को, रात को, जब दिल करे पियो। बाहर से जाके 70-80 रुपए की चाय पीनी है, उससे बेहतर नहीं है 30 रुपए की, 40 रुपए की घर में पी लो, ठीक है? खुद ब खुद वो जो 1000 रुपया खर्चा होगा महीने 2-3 महीनों में वो पूरा हो जाएगा। वो सीए के स्टूडेंट हो आप लोग, अकाउंटिंग के साथ तो करो ना। चलो, तो ये इस चीज़ के भी हाल मैंने आपको बता दिए। एक अपना टाइम चेंज कर लें, स्टडी टाइमिंग, ये बेहतरीन टाइम अपने लिए चूज़ करें। कॉलेज आने से पहले पढ़ लें। और अगली स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि क्लास में गैप है, एक क्लास 2 बजे है, एक क्लास 4 बजे है, तो दरमियान में 2 घंटे क्या किया करें? तो उसका हल बहुत आसान सा है बेटा। हर कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है, हमारे कॉलेज में भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी मौजूद है। चुप करके लाइब्रेरी को एंजॉय कर लिया करें, बजाय इसके कि दोस्तों के साथ निकल जाएं, आओ यार घूम फिर के आते हैं, बरकत मार्केट फिर के आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। उससे बेहतर है ऐसे दोस्तों को छोड़ दो, ये आपको फेल करवाएंगे। और अगर आप किसी के दोस्त हैं तो उसकी दोस्ती उसको छोड़ दें ताकि वो पास हो जाए, और वो पास हो जाएगा ना तो आप भी पास हो जाएंगे, क्योंकि आप उस तरह की दोस्तियां छोड़ चुके होंगे। वो आपके लिए भी बेहतर है और उसके लिए भी बेहतर है। आए जी, अब हम डिस्कस करते हैं कोर्स प्लानिंग क्या होगी। इट्स आवर रोल ओवर बैच। रोल ओवर बैच का मकसद क्या है, मतलब क्या है, और मैंने प्लानिंग कैसे की हुई है। मुझे पहले से पता था बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो R1 पास करने के बाद सोच रहे होंगे कि हमने R2 पढ़ना है, पास होंगे तो पढ़ेंगे। तो इस वजह से मैंने अपनी प्लानिंग पहले से ही चेंज कर दी थी, और मैंने वो वाले टॉपिक्स करवाए हैं जिनका बाद के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है, और करवाए भी छोटे छोटे से हैं। बच्चों को सैटरडे ऑफ कर करके करवाए हैं ताकि वो सुकून से हमारा बाद में भी कवरेज हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा सा सेशन है कि जी एक छुट्टी आ रही है थ्रू आउट सेशन 25 फरवरी की,
नहीं 25 दिसंबर की मंडे को। अदरवाइज़ कोई छुट्टी नहीं है, ना कोई छोटी ईद है, ना कोई बड़ी ईद है, ना कोई मुहर्रम है। सारी छुट्टियाँ दूसरे सेशन में होती हैं। हमारा ये सेशन बड़ा स्मूथ सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मेरी तरफ से कोशिश यही होगी कि कोई मैं छुट्टी ना ही करूं। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, कोई ज़रूरत ना पेश आए इधर उधर जाने की, या कोई खुशी गमी का ये सिलसिला होता है। खुशी में तो बंदा अक्सर रात के वक्त ही जा रहा होता है, गमी का कोई पता नहीं होता। अल्लाह ताला बचाए रखे और काम अल्लाह ताला सीधे ही रखे। लें जी, मैंने जो टॉपिक्स करवा दिए हैं बिल्कुल बच्चों वाले। IAS 41 है, IFRS 8 है, IAS 21 है और IFRS 9 है। ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 7-8 मार्क्स से ऊपर के नहीं हैं, मुख्तलिफ ग्रेड्स में फ़ाल करते हैं। ये मैंने करवा दिए हुए हैं, आपको मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। ठीक है जी। दरमियान में मैंने इनको ऑफ भी दिए और बड़ा स्मूथली काम इस तरीके से चला कि हमने इनको याशी करवा के ये वाले टॉपिक्स करवाए। आज हमारा ओरिएंटेशन डे और जो उनसे टॉपिक से हम रूटीन में स्टार्ट करते होते हैं FAR 2, वो यही है और ये कल से स्टार्ट होना है। कोई पिछले जो टॉपिक्स हैं उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है अगले टॉपिक्स के साथ कि हम वो टॉपिक्स पढ़े गए हुए हैं तो आपको टॉपिक की समझ नहीं लगनी। नॉर्मली FAR 2 स्टार्ट ही या लीज से किया जाता है या IAS 38 से स्टार्ट किया जाता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा लीज से। IFRS 16 2 वीक्स हम लीज को देंगे, 1 वीक IAS 38 को देंगे इंशाल्लाह। देन वी विल स्टार्ट IAS 12। फिर दिन आ जाएंगे 4 दिसंबर के। 4 दिसंबर से प्री बैच की हो जाती हैं छुट्टियां। वो रिवीजन करना चाहें रिवीजन कर लेंगे। मैं इन दिनों में इंशाल्लाह आपको IFRS 9 करवा रहा हूँ मेजरली, जो कि एक मस्ट टॉपिक है। बाकी 3 टॉपिक्स मस्ट नहीं है। IAS 21, IAS 41 एंड IFRS 8, दोज आर नॉट अ मस्ट टॉपिक्स। ये मस्ट टॉपिक है। मैं इस वीक के अंदर ये IFRS 9 तो इंशाल्लाह पक्का करवा रहा हूँ। IAS 21 का टाइम मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो इसको भी आगे पेंडिंग पे डाल देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा IAS 12 का 1 वीक, फिर IAS 12 एडवांस लेवल के ऊपर चला जाएगा और IAS 12 ख़त्म होगा। अब हमारे पास शुरू होगी फिर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन एक मस्ट टॉपिक है, IAS 12 भी एक मस्ट टॉपिक है, आना ही आना है। और लीज भी एक मस्ट टॉपिक है, आना ही आना है। तो ये मस्ट टॉपिक की कहानियाँ चलती रहनी है थ्रू आउट आवर स्टडीज़। जो सिलेक्टिव टॉपिक्स है वो मैंने पहले किए हुए हैं, बाकी सारे टॉपिक्स मैंने बाद में ही रखे हुए हैं। इसकी मैंने सोचा इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये कि जब टॉपिक हो जाता है ना पुराना, जितना पुराना होता है उतना भूल गया होता है और जितना फ्रेश होता है उतना याद होता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मस्ट टॉपिक्स हैं वो फ्रेश ही रहेंगे इंशाल्लाह। और बिल्कुल एंड पर जो उनसे टॉपिक्स रह गए हैं वो 2-2 दिन के जनरली हैं, जो मैंने 4-4 दिन में करवाए हैं। तो वो 2, 2.5, 3 दिन के अंदर वो मैं कवर करवा रहा हूँ। IAS 37 1037 के लिए 1 वीक तकरीबन वो रखेंगे। IFRIC 1 भी इसी में ही हो जाएगा। फिर IFRS 15 को हम अच्छा सा करेंगे इंशाल्लाह। चेक कर लें IFRS 15 के लिए टाइम। मैंने तो सुना है कोई लोग 3 दिन में भी ख़त्म करवा जाते हैं और मेरे नज़दीक सबसे पैथेटिकली सॉल्व स्टूडेंट्स इसको करते हैं और प्रिपेयर भी इसको ही करते हैं पैथेटिकली, और करवाया भी यही जाता है क्योंकि ये टॉपिक कहने को मुश्किल टॉपिक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसके ऊपर इतनी ग्रिप हो चुकी हुई है कि मैं आपको पहले इसकी एक एग्जांपल करवाऊंगा जो स्टैंडर्ड की एग्जांपल होगी। उसी से ही ICAP ने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और उसी को ही आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छा
तो उसी से ही पास पेपर हो जाता है। रेप्लिका अभी तक जितने पेपर आ रहे हैं वो रेप्लिका ऑफ दी एग्जाम्पल आ रहे हैं। भले वो FAR 1 लेवल पर था जब ओपन बुक नहीं था, मैं तब भी इसको पढ़ाता था, तब भी एग्जामिनर बार बार बोलता था कि ये एग्जाम्पल्स क्या हैं, टेस्टेबल हैं, चाहे वो ज़ुबानी याद करनी पड़े, हमें उस कॉन्सेप्ट को ज़ुबानी करना पड़े, चाहे उसकी कोई ना कोई हेल्प मौजूद हो स्टैंडर्ड की फॉर्म में, करना तो है। तो इसके ऊपर एक हेल्दी टाइम रखा हुआ है मैंने, इससे जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मीन्स तकरीबन ये 2 वीक्स में ख़त्म हो जाएगा, 15 दिन में, 12 दिन में होप सो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो इजाफी टाइमिंग रखी हुई है ये क्वेश्चंस हैं। क्या हैं? ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि हम बाकी के टॉपिक जो छोटे मोटे से रहते हैं वो हम कर पा रहे हैं। फाइनल काउंट एक मस्ट टॉपिक है, इसको भी आप देख लें मैंने कितना टाइम रखा हुआ है, 1 वीक पूरा है। हालांकि ये 1 वीक से कम में हो सकता है, पॉसिबल है अगर करना चाहें तो, लेकिन 1 वीक अच्छा है, 1 वीक से कम टाइम मैं नहीं दूंगा इंशाल्लाह। ये प्री का तो बैच का काम 3 तारीख को ख़त्म, 1 वीक मैक्सिमम लगेगा हमारा। जो छोटे मोटे टॉपिक्स जो 2 हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई जी? तो इट्स फुली प्लान्ड और मेरी कोशिश होगी कि मैं इससे पीछे खींच लूँ। जैसे मैंने बड़ा कंसोलिडेशन के ऊपर एक टाइम रखा हुआ है, ये वर्स 15 को एक टाइम रखा हुआ है, वो किस तरह क्या हो जाए, थोड़ा सा 1-2 दिन कम लेकर कवर हो रहे हो, तो यहाँ कहीं पर या यहाँ पर हमारा प्री पोस्ट दोनों ही ख़त्म हो रहे हो। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं 11 फरवरी से ऑनवर्ड R1 CMA R2, ये मेरे टॉपिक, ये सब्जेक्ट्स हैं। MFA का फाइनेंस, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी रिवीजन हो रही होगी। रिवीजन का मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। रिवीजन के 2 किस्म के अंदाज हैं। एक अंदाज है कि 8-10 दिन पर रिवीजन स्पेंड कर रही हो, 2-2, 2.5 घंटे की। मेरे नज़दीक वो इफ़ेक्टिव नहीं है। मेरे नज़दीक क्या है कि आप 2 से 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम लें और पूरा 4-4 घंटे की रिवीजन करवाएं। दैट्स ऑल अगेन 4 से 5 घंटे एक दिन में दिए जाएं और मीन्स आधा दिन कह लें, आधा दिन दें और 4 से 5 दिन के अंदर पूरा सिलेबस क्या कर दिया जाए, रिवाइज करवा दिया जाए, सम अप करवा दिया जाए और रीसेंट अटेम्प्ट को ही डिस्कस कर दी जाए उसके अंदर। तो ये इंशाल्लाह उसके बाद आखिरी ये 10 तारीख से लेके 20 तारीख के दरमियान में जैसे उस वक्त की प्लानिंग बनेगी, मैनेजमेंट की, क्लास की अवेलेबिलिटी की, बाकियों के कोर्स कवरेज की, तो वो तब प्लान हो रहा होगा जी। मॉक भी बिल्कुल होगा। इधर आ जाते हैं वीकली प्लान के ऊपर। ये डेज वाइज प्लान था ना, कुछ ये वीकली प्लान बना पड़ा है। यह यहाँ पर आपका मॉक है, फुल लेंथ मॉक। ये तकरीबन 2 वीक्स पहले होता है, 19 से 24 के दरमियान में चांसेस हैं कि आपका फुल लेंथ मॉक हो रहा होगा। उसके 2 वीक्स के बाद ICAP के एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये प्लानिंग तो हमारी तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है इंशाल्लाह। तो ये है, ये लीज़ है, ये IS 38 है, ये IS 12 है। मिड वीक में IFRS 9 एंड IS 21 की रिवीजन है। 12 है, कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन 1037 मुकम्मल हो गया। IFRS 15 के 2 वीक्स, फाइनल अकाउंट, रिवीजन IFRS 41 और कहानी ख़त्म। सो दिस इज़ द प्लान। इसी के साथ साथ ही हमारे टेस्ट चल रहे होंगे। टेस्ट की प्लानिंग इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जी वो वीकेंड के ऊपर हो रहा हो। आप बेशक घर ले जाएं, नो प्रॉब्लम। करना अपने आप को मैनेज है। सैटरडे वाला दिन अवेलेबल होगा, सैटरडे वाले दिन यहाँ पर बैठ के करना चाहिए, यहाँ पे कर लें। संडे को घर से करके ले कराना है, घर से करके लेकर आएँ। लेकिन अपने आप को घर से अगर करके लेकर आना, टाइम बाउंड होकर करना है। वी आर सीनियर्स, हम प्रोफेशनल हैं, हमें प्रोफेशनल वे आउट से क्या करना चाहिए,
तरीके से चलना आना चाहिए। सो इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर यू कि अगर आपका तैयारी नहीं भी है तो आप संडे को बैठ के तैयारी भी कर लें और फिर टेस्ट दे लें, लेकिन करके फिर लेकर आना है। फिर आगे नहीं सर मैं मंडे को दे दूंगा, मैं ट्यूसडे को दे दूंगा, ये कर लें वो कर लें। एक वीकेंड के ऊपर आपके पास बहुत अच्छी सी ऑप्शन कि आप यहाँ पर दें, सैटरडे को टेस्ट दे दें या फिर घर से कर ले आएँ, नो प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात इंसान को होता है कि यार टेस्ट भी देना ज़रूरी है और टाइम भी नहीं है मेरे पास। डन हो गया बच्चों? अब आते हैं हम फजूल चीज़ों के ऊपर, नहीं फजूल चीज़ें नहीं, कोर्स आउटलाइन मैंने डिस्कस नहीं की हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दी सिलेबस, मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है, या फिर ये थी कह लें रीज़न ऑफ फेलियर। वो भी मैं आई कैप की तरफ से जो रीज़न ऑफ फेलियर है वो डिस्कस करूँगा। ये तो आपकी तरफ से थी ना मेजरली, या हल्की फुल्की सी कोई मेरी तरफ से थी। पहला ग्रेड है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड, पास करने में अहम किरदार अदा करने वाला, 25 मार्क्स मिनिमम मैक्सिमम 35। दूसरा ग्रेड 25 मिनिमम मैक्सिमम 35। तीसरा ग्रेड 35 मिनिमम मैक्सिमम 45। पहला ग्रेड पास करने में अहम किरदार अदा करता है। क्या है जी पहले ग्रेड के अंदर? सिर्फ 2 टॉपिक्स, ओनली 2 टॉपिक्स आर ओवर हेयर, एक कंसोलिडेशन और एक फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर आपसे फाइनेंशियल पोजीशन भी पूछ सकता है, आपसे कंप्रीहेंसिव इनकम भी पूछ सकता है, आपसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी पूछ सकता है, आपसे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पूछ सकता है, और पिछली 3 अटेम्प्ट्स का निचोड़ ये है वो नोट्स पूछ रहा है। 25 मार्क्स पूछने मिनिमम, तो इसका मतलब है 2 टॉपिक्स होंगे तो 2 में से दोनों तो आने ही आने हैं। 18 मार्क्स की पूछता है कंसोलिडेशन, उसी के अंदर ये एक टॉपिक IAS 28 8 मार्क्स वाला भी उसी में जम करता है, तो 18 मार्क्स तो हो गए साइड पर, तो 7 मार्क्स तो कम से कम इधर से आने ही आने हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर कर जाते हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस देख के। हिस्टोरिकल एनालिसिस देखेंगे तो उसके अंदर तो फाइनल काउंट इक्का दुक्का नजर आएगा पुराने, और रिसेंट टाइम्स में ग्रिड चेंज होने की वजह से, उसके मार्क्स चेंज होने की वजह से ये मस्ट टॉपिक बना है। इससे पहले ये मस्ट टॉपिक में से नहीं रहा कुछ अर्सा। उससे पहले हमारे FAR 2 के अंदर इसी ग्रेड में एक IAS 8 हुआ करता था जो कि FAR 1 में भाग गया है। तो जब वो हुआ करता था तब कंसोलिडेशन के साथ एक लड़ाई चलती थी, या IAS 8 आएगा या फाइनल अकाउंट आएगा। अब वो लड़ाई खत्म हो गई है, निकल गया, अब आना ही आना है। अब एक मस्ट टॉपिक बन गया, लाजमी टॉपिक। तो 2 टॉपिक्स में से पता हो कि इन्होंने दोनों ने आना है, तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, एक काम और कर लेंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा ये जो फाइनल अकाउंट है ना, चूंकि डिस्क्लोजर्स हैं, ये मैं आपको अभी से थोड़ी साथ साथ ही करवाता जाऊं ताकि ये याद करने में भी अहम किरदार अदा करे, आप साथ साथ याद भी कर रहे हो। एंड पर इकट्ठा जमघट्टा डालने की बजाय और फिर एंड पे प्रेशर डालने की बजाय याद करने वाली, रट्टे लगाने वाली चीज़ें पहले से दे दें, ठीक है? तो इसके नोट्स आपको इसी वीक के अंदर दे दिए जाएंगे विद पास पेपर्स इंशाल्लाह। और हम कोई एक एक पेज पकड़ के दरमियान में 10 मिनट निकाल के 5 मिनट निकाल के उसको डिस्कस करके आपके हवाले कर देंगे, प्रोवाइडेड कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कि किसी टॉपिक से रिलेट कर रही हो। अगर किसी टॉपिक से रिलेट नहीं कर रही, हमें कोई टेंशन नहीं है। मसलन शेयर कैपिटल का नोट है, किसका नोट है? किसी के साथ रिलेट करता ही नहीं है, इट्स टोटली इंडिपेंडेंट। तो हम वो क्या कर रहे होंगे पहले से कर लेंगे इंशाल्लाह, एंड पर करने की बजाय। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट यहाँ से भी निकल आएगी कि मैं एंड पर इकट्ठा कराने की बजाय क्या करूँ,
जब भी मुझे आप बोर हो रहे हो किसी टॉपिक में, सर ये वाला टॉपिक बहुत पढ़ लिया, बस कर दें आज, उस दिन हम कोशिश करेंगे, हम कहेंगे चलो आओ फाइनल काउंट कर लेते हैं ठीक है जी। तो ये आपका साथ साथ ही तैयारी हो जाएगी, और कंसोलिडेशन तो एक अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है ही है। फाइनल काउंट का जब से IS 8 बाहर निकला है उसने ऐसा नहीं पूछा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी IS 8 भी एड अप करके दे सकता है। पिछले सारे टॉपिक्स आपके R1 के टॉपिक्स कहाँ पे आने हैं, R2 में पूछे जा सकते हैं, और ये इसका तो लिखा भी हुआ है, इसका तो लिखा भी हुआ है, कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है, तो पॉसिबल है जब कभी उसकी नज़र पड़ गई वो पूछ लेगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि कंसोलिडेशन को स्किप कर दे और ऊपर वाले उसमें सारा। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या ये पॉसिबल है कि फाइनल काउंट पूछ ले बड़े वाला क्वेश्चन और कंसोलिडेशन स्किप कर दे? तो वंस अगेन पूछा तो दोनों जाने ही। फिर ये जरूर हो सकता है कि 15 मार्क्स 17 मार्क्स इसके ढाल दे, 11-12 मार्क्स इधर से ले आए। मींस कंसोलिडेशन का जरा सा आसान क्वेश्चन पूछ ले, या कहे आओ खेलो एक्सप्लेन करो, हैं उसकी जज्बाती आदत करो, एक्सप्लेन करो। तो जैसे उसने रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर IS 12 के साथ किया, उसने IS 12 के साथ यही किया कि 15-17 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछता चला आया, एकदम से उसने 10 मार्क्स दिए और कहा आओ खेलो एक्सप्लेन करो। तो दैट इज पॉसिबल। इसके मार्क्स चेक करें मैक्सिमम कितने? 25 to 35। 35। क्या दो बड़े क्वेश्चन इसमें से दे सकता है? जी सर, 18। पहला सवाल 18-17, 15-15, 16-16, दिल करे तो कुछ भी कर सकता है। अगली बात, क्या फाइनल काउंट में हर किस्म का टॉपिक एग्जाम किया जा सकता है? इंट्रो पढ़ा करते थे, प्रोविजन भी उसमें आ जाती थी, डाउटफुल डाइट भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। तो क्या मैं लीज का क्वेश्चन बनाऊं, लीज का एक क्वेश्चन मेजरली 10-8 मार्क्स वो पे फुट इन कर दूं, कोई IFRS 8 उठाऊं 4 मार्क्स उसके फिट इन कर दूं और एक बड़ा क्वेश्चन बना दूं, तो फाइनल काउंट इज देयर। पूरा R2 इसके अंदर जम हो सकता है। एक बड़ा क्वेश्चन बनाए और इस ग्रिड के फिर भी क्या नाम है बॉटम लाइन पर रहे, दैट इज आल्सो पॉसिबल। कि मैं लीज का चैप्टर उठा लूँ, IS 38 का उठा लूँ, कोई और उठा लूँ, सारी चीजें इसके अंदर फिट इन हो सकती हैं। लिहाजा इस चीज को ना रखें कि ये आपने बिल्कुल बस छोड़ देना है। अगर आपको बाकी टॉपिक आते हैं, यह हो सकता है। सर इसका इस तरह आ सकता है जिस तरह R1 में वो IS 16 के पूरे स्टैंडर्ड्स का एक सवाल बना के दे देता होता है। हाँ आता है, बिल्कुल आता है, पूरा सवाल आता है। अब मैंने तो बता दिया कि जनाब इसके अंदर तो हर किस्म की पॉसिबिलिटी है। एक कंसोलिडेशन मस्ट क्वेश्चन लिख लें, आना ही आना है। ये किस बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ? ये हिस्टोरिकल एनालिसिस की बेसिस पर कह रहा हूँ। जब से कंसोलिडेशन आपके R2 में आई है, ये एक मस्ट क्वेश्चन रहा है। रीज़न, कंसोलिडेशन में भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है। तो जो उसका मकसद सौकी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवाने का है, उसकी आइटम्स का है, वो यहाँ से भी पूरा हो जाता है फाइनल काउंट वाली चीज़ का। और पूछने को तो हर किस्म का काम वो कर सकता है। मैं उसके बारे में अब कुछ कह नहीं सकता कि वो क्या कर देता है। अगला ग्रिड बी, 4 टॉपिक्स। कितने टॉपिक्स? 4 टॉपिक्स। एक है IFRS 9, मैं पहले बता चुका हूं, हिस्टोरिकली मस्ट क्वेश्चन है। IS 38 या IFRS 16, इन दो में से कोई एक मस्ट क्वेश्चन आना ही आना है 25 मार्क्स पूरे करने के लिए। 8 मार्क्स या 7 मार्क्स इधर से, तो बाकी मिनिमम 25 पूरे करने के लिए भी उसको 18 मार्क्स चाहिए या 17 मार्क्स चाहिए। तो यहां से इन 2 टॉपिक्स में से कोई एक मस्ट आना ही आना है, वेदर IS 16 वेदर IS 38, लीजेस या 38। अब दोनों भी पूछ सकता है।
15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स कितने हुए? 15, 10, 7 कितने हुए? 32 पूछे। तो अगर मैं कहूं कि यार इस दफा ये वाला टॉपिक आया, अगली दफा ये नहीं आएगा, कहना है से मैं जरूर ये कह सकता हूं यार ये IS-41 जो है ना बच्चों वाला बायोलॉजिकल एसेट है, इसमें से 2-3 मार्क्स का ही बस पेपर आना है, MCQs आने हैं। कोई 3-4-5 अटेम्प्ट्स बाद कोई एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मैं ये जरूर बोल सकता हूं अपनी हिस्टोरिकल एनालिसिस, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर। लेकिन मुझे स्टिल नहीं पता कौन सी अटेम्प्ट ऐसी होगी जिसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं यार ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो मस्ट टॉपिक्स हैं, जिसने आना ही आना है। आप ये सोचे ही ना इनमें कोई ऑप्शन है। कितने टॉपिक्स हो गए? पहले वाले में से 25 मार्क्स मिनिमम, और इन 3 टॉपिक्स में से 25 मार्क्स मिनिमम, आधा पेपर हो गया यहां से मिनिमम के ऊपर। अव्वल तो ये 60 मार्क्स के ऊपर जाते हैं ये टॉपिक्स ऑन एवरेज। तो सिलेक्टिव स्टडी क्या हो रही है फिर? 4th हो रही है। IS-41 एक यतीम सा है, 1 से 2 मार्क्स का, कहने को आ सकता है 7-8 मार्क्स का, लेकिन है यतीम सा ही। अभी तक हिस्टोरिकली एक अटेम्प्ट गुजरी है, उस वक्त तो ओपन बुक था और देख के वो सवाल हो सकता था। तीसरा ग्रेड, मैक्सिमम मार्क्स 35, मिनिमम मार्क्स 35, मैक्सिमम 45। IS-12, IFRS-15, 1037 के 20-20 मार्क्स ग्रेड्स। 1037 नॉर्मली एक ही टॉपिक कंसिडर होता है, अगर अलग-अलग पूछे भी तो एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरे का क्वेश्चन फिर नहीं पूछता या इकट्ठा पूछता है। तो मैं इसको एक टॉपिक कहूँगा, इसको एक। ये 3 टॉपिक्स हैं IS-12, IFRS-15 और IS-1037 का। और कौन से टॉपिक्स हैं जी? एक IS-21 है, एक है IFRS-8, एक है यतीम सा टॉपिक एथिक्स का। एथिक्स कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता, कभी कुछ कर सकता है, कभी कुछ नहीं कर सकता है। IFRS-8 कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता। तो ये टॉपिक्स जो ऐसे हैं, ये मेजर टॉपिक्स हैं पहले 4। 1037 में से अब पूछना शुरू हो गया मैथमेटिकली भी, पहले थ्योरेटिकली पूछता था। IFRIC 1 में से पूछना शुरू हो गया हुआ अब, और IFRIC 1 इतना आसान है कोई याद नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज आनी चाहिए, एक वर्किंग आनी चाहिए, आपका पूरा IFRIC 1 हो जाता है। एक दिन का टॉपिक है IFRIC 1, 1.5 दिन लगा दें। और IFRS-15, IS-12 मेरे नज़दीक इन दोनों के बगैर कोई पेपर बनना नहीं चाहिए। 1037 के ऊपर फिर गुजारा हो सकता है यार 4, 5, 7, 8 मार्क्स का क्वेश्चन दे दो, और इन दोनों को अच्छा पूछा जाना चाहिए जेन्युइनली। अगर इस ग्रेड को एनालिसिस किया जाए तो 35 मार्क्स मिनिमम पूछने हैं। 3 बड़े टॉपिक्स हैं, मैं कहूँ यार 15 मार्क्स से ये पूछ लेता हूँ, तो 10 मार्क्स किसका पूछ लेगा? 25, बाकी स्टिल 10 मार्क्स मिनिमम के लिए उसके पास जगह मौजूद है। मैं कहूँ यार ये 10 मार्क्स पे ले जाएगा, तो इसमें से 15 पूछ लेगा, स्टिल इसके ऊपर जगह मौजूद है। मैं कहूँ ये 10 मार्क्स, ये भी 10 मार्क्स, फिर यहाँ पे 15 मार्क्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये वाले 3 टॉपिक्स भी क्या हो गए? मस्ट हो गए। तो अब लाजमी टॉपिक खुद देख लो कौन से हैं कि जो जिनके छोड़ के जाओगे तो अपने लिए एक क्या करोगे? बड़ा खुद खोलोगे, फाइनल अकाउंट, चाहे उसके डिस्क्लोजर ही है। नंबर 1। नंबर 2 कंसोलिडेशन, पहला ग्रेड पूरा हो गया। अभी देखते हैं ऑन एवरेज कितने मार्क्स इसमें से मौजूद हैं। दूसरा ग्रेड
IFRS 16, IAS 38 एंड IFRS 9, ये दूसरे ग्रेड में से मस्ट टॉपिक्स हैं, आने ही आने हैं, या जो करने ही करने हैं आपने, जिसको सिलेक्टिवनेस नहीं कर सकते। तीसरा IAS 12, IFRS 15, 1037 एंड IFRIC 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक ऐसे हैं जो कि मस्ट टॉपिक्स में से मैं कंसिडर कर सकता हूँ, और 8 में से आई कैन गारंटी के 80+ मार्क्स का पेपर इन्हीं में से ही आना है। 80+ मार्क्स का पेपर इन टॉपिक्स में से आना है। और ये सारे टॉपिक्स हमारे करने वाले रहते हैं। मैंने एक टॉपिक करवाया हुआ है इसमें से IFRS 9 का। ले जी, एज पर न्यू ग्रेड, एज पर ओल्ड ग्रेड। ओल्ड ग्रेड को छोड़ देते हैं, न्यू ग्रेड के ऊपर रहते हैं। 25 से 35 मार्क्स। कंसोलिडेशन विद एसोसिएट, कंसोलिडेशन विद एसोसिएट, एक में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा हुआ है, एक में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन तो मस्ट है ही है। 18 19 20 मार्क्स का। एक में 100 की पूछा है, एक में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यही सीन चल रहा है। फाइनल अकाउंट के डिस्क्लोजर ही पूछ रहा है पिछली 4 अटेम्प्ट्स में, उससे पीछे मैं जा नहीं रहा। फुल लेंथ क्वेश्चन आया था स्प्रिंग 21 के अंदर, न्यू ग्रेड के अंदर अभी तक फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं आया। ग्रेड बी IFRS 16 लीज। 2 किस्म के बंदे होते हैं, एक लेसर होता है, एक लेसी होता है। लेसर जिसने चीज़ दी हुई है, आइटम दी हुई है, लेसी जिसने ऑब्टेन की हुई है। तो इसके अगर क्वेश्चन देखेंगे लेसर के, तो लेसर एक इम्पोर्टेंट एरिया बन चुका हुआ है। लेसी एक ज़माने में हुआ करता था, स्टिल ये 8 मार्क्स, ये 17 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, ये 15 मार्क्स, इस तरीके से ये लेकर चला हुआ है। तो लीज हो गई एक मस्ट टॉपिक, किसी भी अटेम्प्ट में खाली नहीं गया हुआ। कम से कम भी आया तो 8 मार्क्स पर आया, अदरवाइज 17 10 15 16 20 इंटेंजिबल्स। इस दफा आ गया ऑटम 23 में 19 मार्क्स का। अगर मैं इसको देखूं तो ये एक मस्ट टॉपिक उतना मस्ट नहीं है, उतना लाजमी वाले में से नहीं है, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। मुसीबत ये है, एक उसने डॉज दिया है ऑटम 23 में। स्टूडेंट्स यही वाली हरकतें कर रहा था कि लीज एक मस्ट टॉपिक है, बस ये करते जाते हैं, IAS 38 खैर है, और उसने एकदम से उठाया और हिस्ट्री को पूरे को तहस कर दिया 19 मार्क्स का दे। मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया यार ये मस्ट टॉपिक में ही हमने समझने से, ठीक है ना। लीज के बगैर गुजारा नहीं है, IAS 38 के बाद बगैर गुजारा है, लेकिन एग्जामिनर का कोई पता नहीं। मैंने आपको सिनेरियोज डिस्कस कर दिए। IFRS 9 देख लें, हिस्टोरिकली एक मस्त टॉपिक था, इस दफा उसने 2 मार्क्स के ऊपर रखा ऑटम 23। टोटल मार्क्स कितने? 30 28 29 34, मीन्स एवरेज से ऊपर, एवरेज के नज़दीक है ये। 25 से 35 मीन्स 30 एवरेज है इसकी। इस ग्रेड की एवरेज 30 ही आ रही है। पहला मैक्सिमम 35 है, मिनिमम 25 है, तो ये मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर है बस। इसके ऊपर वो मिनिमम पे रख रहा है, इसको एवरेज पे रख रहा है, इसको मैक्सिमम पे रख रहा होगा। 30 से 40 मार्क्स का ग्रेड है, वो भी 2-3 मार्क्स ऊपर ही चला गया। 40 से भी 2-3 मार्क्स ऊपर चला गया। 45 40, 30 से 40 है, 35 से 45 है, शायद मैं गलत लिख के आऊँ माइंड में। 35 से 45 होगा ये, मैं शायद गलत लिख के आऊँ।
35 से 45 मार्क्स का ग्रेड है, तो 35 से 45 की एवरेज 40 बनती है, तो ये मैक्सिमम पर जा रहा है जी। किस पे जा रहा है ये मैक्सिमम, ये एवरेज, ये मिनिमम। क्योंकि यहां से पे टॉपिक इनकम टैक्स देख लेंगे, मस्ट टॉपिक हुआ। IFRS 15 क्या लाजमी टॉपिक हुआ? 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 16 मार्क्स, 8 मार्क्स। 1037 एक मस्ट टॉपिक नहीं था, इसको टुचकल जरूर आती होती है हर 4-5 अटेम्प्ट्स के बाद, इसने पूछना होता है। इफ्रिक 1 एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट, अब ये दोनों एक ही टॉपिक है। 13, 10, 4, 10 मीन्स ये भी एक मस्ट टॉपिक की तरफ ही जा रहा है। 1037 का हिस्सा है इफ्रिक 1, तो इस वजह से अब ये भी मस्ट हो चुका है, ये भी मस्ट हो चुका है, ये भी मस्ट हो चुका, जैसा ग्रेड डिजाइन कर लिया है। 21 ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टॉपिक में जम हो जाता है। फॉरेन करेंसी है, बाहर से चीज़ें खरीदी हैं, बाहर चीज़ें बेची हैं, इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया है, कहीं पे भी एडअप हो सकता है। IFRS 9 के साथ घुसना चाहे, IAS 41 के साथ घुसना चाहे, किसी भी टॉपिक के साथ ऐसे साथ करके मिलना चाहे, मिल जाता है। ये IFRS 16 भी ऐसा ही टॉपिक है, IAS 12 के साथ भी मिक्स हो जाता है और बाकी चीज़ों के साथ भी मिक्स हो जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ये अब आ गया ऑटम 23 में, तो अब सिलेक्टिव स्टडी करनी है तो फिर इसको छोड़ सकते हैं। मैंने इसीलिए इनको एंड पर रख लिया, इन 2-3 चीज़ों को। लें जी, तो ये हमारा प्लान हो गया। ये रीज़न ऑफ फेलियर आ गई आपकी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को अच्छा तैयार करते हैं, कुछ को कम अच्छा तैयार करते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चंद क्वेश्चन में और बहुत बुरी परफॉर्मेंस बाकी के चैप्टर्स में। तो कम से कम यार ये वाले टॉपिक्स में बुरी परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। ये पास होने के लिए ये वाले टॉपिक्स मस्ट हैं, अच्छी परफॉर्मेंस। ऑटम 23 लैक ऑफ ऑटम 22 में लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, कमेंट है। वर्किंग हैफाजर्ड की हुई है, कॉन्सिक्वेंटली पार्शियल मार्क्स कुड नॉट बी अवार्डेड। मतलब क्या हुआ, वर्किंग के भी पार्शियल मार्क्स होते हैं। एज दी ट्रेल फॉर दी कैलकुलेशन वाज नॉट अवेलेबल, अगर ट्रेल मौजूद होती कि एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, तीसरे से चौथी चीज मिल रही होती तो हम दे देते मार्क्स। और स्टूडेंट इतने लेवल पर पहुंचने के बावजूद उन्हें तरीका कार नहीं आता वर्किंग कैसे बनानी है और लिंकिंग कैसे करनी है एक चीज को दूसरी चीज से। यही रीजन है FAR 1 में भी फेल होने की बहुत बड़ी रीजन है, ट्रेल ऑफ वर्किंग नहीं है। यही चीज CM में भी फेल होने की काफी हद तक, ये मैथमेटिकल तमाम सब्जेक्ट्स में ये रीजन अप्लाई होती है। जरा जा ट्विस्ट दे दिता सवालों ते गए। Poor performance in the question was mainly because of questions had been examined in a different way. Yeah, these areas of syllabus were not studied on the assumption that these topics could not be examined. Means selective study ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। मैं जो कह रहा हूँ ना, ये 3 टॉपिक्स के कम चांसेस हैं, ये नहीं छोड़ने, ये करने हैं। इन पे टाइम कम देना है, इन पे टाइम ज्यादा देना है, बस ये चीज है। मसलन रिवीजन आप कर रहे हैं, वो 3 टॉपिक्स की रिवीजन आपने 2-2 घंटे में खत्म करनी है और हो सकता है इनके ऊपर 1-1 दिन देना हो, 8-8, 10-10 घंटे की रिवीजन करनी हो। ये फर्क है। वंस अगेन वही सारी चीज, पुअर परफॉर्मेंस क्योंकि क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था। नो सिलेक्टिव स्टडी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। ले जी, ये भी बड़ा मजेदार है कि हम एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कम टाइम लगाते हैं। Examinee spend lot of time to complete the answer, especially question based on consolidation. Yes, and भी करते हैं।
कौन, क्यों, कैसे, वाई? कंसोलिडेशन तो एक आसान टॉपिक है बेटा, इतना आसान टॉपिक है कोई हद नहीं है। वो आपका पहला क्वेश्चन भी हो सकता है। आंखें बंद करके मैं गारंटी कर सकता हूं 70% 75% तो आप जैसा मर्जी क्वेश्चन हो मार्क्स ले सकते हैं उसमें। 75% की गारंटी मैं कर रहा हूं। 25% क्यों छोड़ रहा हूं कि कोई टेक्निकल एक एडजस्टमेंट आ जाती है, शायद वो आपसे उतनी अच्छी डील ना हो। अगली गारंटी, क्वेश्चन आउट नहीं होगा। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन टैली नहीं होता, मैं गारंटी करता हूं क्वेश्चन आउट नहीं होगा। क्या गारंटी कर रहा हूं? क्वेश्चन कभी आउट नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है मेरा फाइनल अकाउंट कभी आउट नहीं हुआ, कभी अल्हम्दुलिल्लाह आउट नहीं हुआ। ये भी फाइनल काउंट ही है, ये भी क्या है? फाइनल काउंट ही है। स्टूडेंट लाइफ की मैं गारंटी नहीं कर सकता कि कभी मैच, कभी आप ये नहीं कह सकता, लेकिन जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से मेरा क्वेश्चन, मैंने इंट्रो पढ़ाई है, FAR1 पढ़ाई है, FAR2 पढ़ाई है, सब जगहों में फाइनल काउंट हुआ करता था। फाइनल काउंट आउट नहीं होता, पता नहीं क्यों, अजीब सी सूरत हाल है। और मैं गारंटी करता हूँ ये वाली चीज़ आप इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। किसको? कंसोलिडेशन को। और मैं खुद भी करता हूँ। लें जी, स्टैंडर्ड की बातें फ़िलहाल नहीं कर रहा मैं कि स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट होते हैं। स्टडी मटेरियल क्या होगा जी हमारा? ICAP बुक प्लस मेरे नोट्स। मेरे नोट्स आपको बचा दे दिया करेगा, उसके अंदर ICAP की बुक शामिल होगी, ठीक है? तो मेरा एम्फेसिस है कम से कम पास पेपर सेपरेट हुए हों, स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल सारी हों, स्टडी टेक्स्ट के नोट्स भी अवेलेबल हो हमारे पास, ठीक है? तो ICAP का अपना स्टाइल है, भले सारी की सारी कॉपी भी की जाए, मेरा अपना एक स्टाइल है कि मैं थ्योरी को ज़्यादा करता हूँ, स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स इकट्ठी करता हूँ, उसके अंदर से क्रॉस रेफरेंसिंग करता हूँ पास पेपर्स के लिए, और मज़ीद मटेरियल हो सकता है ना भी हो। ये हमारा एट मिनिमम स्टडी टेक्स्ट को तो करना ही करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर क्लास में जब बेसिक एक टॉपिक की क्लियर हो जाएगी तो सर प्रैक्टिस के लिए बेसिक से लेके सर पास पेपर भी सर आप करवाएंगे क्लास में? ऑब्वियस है, लेकिन सारे नहीं होंगे, ठीक है सर। वो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पास पेपर ना करवाया जाए। मेरा तरीकाकार ये नहीं है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट हल्के से बना दूं और फिर ये कहूं कि यार पास पेपर एंड पर करेंगे, ऐसे होते हैं, कभी भी नहीं। फ़ायदा ही कोई नहीं है उसका, मेरे नज़दीक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके कॉन्सेप्ट बने हैं अभी, तो अभी मैं पास पेपर नहीं करवाऊंगा तो क्या होगा? मीन्स कॉन्फिडेंस आया ही नहीं। पास पेपर 7 होंगे अनलेस एंड अनटिल कि ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि 2 चैप्टर्स का मजमूआ है, वो दूसरा चैप्टर भी पढ़ाया नहीं हुआ, फिर नहीं हो सकता, ठीक? फिर मैं कहूँगा ये वाला क्वेश्चन अगला टॉपिक करेंगे, उस वक्त कर रहे होंगे, ठीक है? ये मेरा तरीकाकार बेटा नहीं है ऐसा कि मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ और मैं कहूँगा ये कॉन्सेप्ट हो गए, लिहाजा कॉन्सेप्ट ख़त्म है और पास पेपर अब अगले जान करेंगे। मैंने इकट्ठा टाइम रखा है, कहीं पे मैंने ये वाला टाइम आपको दिखाया है कि मैंने बाद में जाके पास पेपर करवाने हैं? कहीं पे मैंने ये दिखाया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो साथ साथ पास पेपर होंगे, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और ये भी हो सकता है कि मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवाते हुए पास पेपर ले आऊँ कि आओ इस क्वेश्चन में पास क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं, ठीक है? तो मेरा कोई दूसरे बॉडी के क्वेश्चन करवाने का कोई इरादा नहीं है। अपनी बॉडी के इतने क्वेश्चंस हैं कि वही बहुत हैं, वही हम अच्छे से कर लें, प्लस स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स कर लें, दैट्स मोर देन एनफ टू पास। खाम खा के ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।